थोड़ा डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। हाँ, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक्चुअली चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है रियली आई थॉट अराउंड। इट वाज इंडिया। नो नो, अभी इंडिया बाईपास कर जाएगा। अच्छा। इंडिया में 50% लोगों को ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, डिटेक्शन भी नहीं होता है। आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है। नर्व एंडिंग्स का प्रॉब्लम होता है। हाँ, किडनी में प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तब जाके वो डॉक्टर को पहुंचते हैं, तब जाके पता चलता है कि डायबिटिक था। यह है कि हम लोगों के आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे मेथड्स दिए रखे हैं कि आप डेली फॉलो करोगे तो डायबिटीज नहीं होगा। ये काढ़ा लोगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। सो हमारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारे पास है। टू सम रीजंस वो हम लोग भूल चुके हैं। Ayurveda already has given solutions in terms of some plants. वेलकम टू द संडे मंडे शो। और आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया है डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में, और कैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग इन बीमारियों को लोकल जड़ी बूटियों की मदद से क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में और जानने के लिए हम पहुँचे गुवाहाटी, असम, जहाँ मिले हमें हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर प्रांजन बर्मन। डॉक्टर प्रांजन बर्मन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आज इस एपिसोड से या आपको द संडे मंडे शो के किसी भी एपिसोड से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस चैनल को ग्रो करने में। आपके जो भी फीडबैक है प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम खुद को और इम्प्रूव कर सकें। वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग। प्लीज़ एंजॉय द शो। हेलो डॉक्टर बर्मन, कैसे हैं आप? I'm fine. नमस्कार। नमस्कार। तो आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू। आप हमें आज टाइम दे रहे हैं अपने बिजी स्केड्यूल में से। तो आपकी लैब में हमने थोड़ा सा ऑक्यूपाई कर लिया है अपना सारा सिस्टम लगाकर, बट बहुत अच्छा लग रहा है कि हम शूट कर पा रहे हैं आपकी लैब में बैठ के। I'm feeling good. Welcome to the mystic land of Northeast, जी। and welcome to the university, Guwahati University, which is one of the premier institutes in Northeast India, the first actually university established in independent India in this region in 1948, as well as a beautiful country like us actually can do lots of things with the help of kind of discussion like this. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी रिसर्च से। मुझे लगता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है ह्यूमन काइंड के लिए। तो आप अपनी रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट 7-8 स्टेट्स में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जी। उसको इवालुएट करना जी। कि क्या दे सकते हैं वो हम लोग। क्या दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब से लेके कुछ मॉलिक्यूल्स मिल सकता है क्या? जी। कोई फूड मिल सकता है क्या? मैं कोई इसमें हेल्थ बेनिफिट मिल सकता है क्या? थोड़ा सा रोक दूं। माइक्रोब्स की जब हम बात करते हैं तो हमें आपको समझ में आता है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। जो इन जनरल ऑडियंस है शायद उनको ना समझ में आए माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो माइक्रोब जो होते हैं वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को जो अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है उसको माइक्रोब्स कहते हैं, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हाँ, there are some other characteristics also. जी। That single cell can live like an organism. जी। मतलब इंडिविजुअली वो सब कुछ कर सकते हैं। वो कैन मूव अराउंड, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से जाके उस प्रोपागेट कर सकते हैं, नया सेल बना सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो। और ईस्ट है, कुछ एल्गीज भी है जो सिंगल सेल होते हैं। They sometimes creates problem to us. Yes. But very less actually. Only 20% creates problem for us. Those are called as pathogenic, जो हमारे पैथोजेनिक बोलते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली बाकी जो 80% है वो हम लोग को बेनिफिट ही देते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ ये माइक्रोब्स से हम लोग को बहुत कुछ मिल रहा है। और एज नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर है जो सेकंड डाइवर्स है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो
नंबर 2 इंडो बर्मा हॉटस्पॉट के अंदर आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। नंबर 2 इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। हाँ, 7 हॉटस्पॉट्स है। ओके, नंबर 2 है आपका इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 7 हॉटस्पॉट्स पूरे वर्ल्ड में। हाँ, अच्छा तो हमारे यहाँ जो आते हैं इंडो बर्मा, अच्छा। तो बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई हियर। बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत अलग अलग तरीके के प्राणी हैं। हाँ, तो आपका दिखाई पड़ता है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारे होंगे जो कि अभी तक कैरेक्टराइज हुए ही नहीं है। 80% ऑफ द बैक्टीरियल स्पीसीज माइक्रोब्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अभी कल्चरेबल नहीं है, मतलब लैब में उसको आप ग्रो नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी नेचर में है। ऐसा नहीं है कि नेचर में वो लोग हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कैसे दे रहे हैं। एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसे में सब कुछ एक्चुअली यूज हो रहा है, हम लोग को बेनिफिट मिल रहा है। बिसाइड्स दैट देयर आर सम प्लांट रिसोर्सेज, तो पौधे भी है, बहुत सारे पौधे हैं, उससे हम लोग को बेनिफिट मिलता है, मिल रहा है, मिलते थे और अभी भी मिलने का चांसेस है। और आयुर्वेदा वन इज एन एग्जाम्पल। हाँ आयुर्वेदा में करीब 7,000 पौधों के बारे में लिखा हुआ था। हाँ था उसमें से सिर्फ अभी 1500 के 1300 से 1500 पौधे अभी हम लोग को मिलते हैं रेयरली, बाकी विलुप्त हो गए। बाकी विलुप्त हो गए बिकॉज ऑफ आवर लाइक क्या बोलते हैं, लास्ट 100 साल में जितना डिस्ट्रक्शन हुआ, जो हम लोगों का एपेथी रहा, हमारे देश में टर्मोइल्स भी रहे, प्रॉब्लम्स भी रहे, उसके कारण भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट दैट, हमारे स्ट्रगल्स थे, वॉर्स वगैरह सब कुछ मिला के वी हैव लॉस्ट लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। अभी ये है कि मैं आपको आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जितना है उससे तो बचा ले, उससे कुछ कर ले, बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए टू डू समथिंग सिर्फ गवर्नमेंट के तरफ से नहीं होगा, ये एकेडमिशियंस जो कि रिसर्च करते हैं, जो पढ़ाते हैं, टीचर्स, सोशल एक्टिविस्ट, commercial people like small scale industry people, bigger industries, government peoples, policy implementation people like the bureaucrats and all, सबको एक साथ मिलना है तभी कुछ हो पाएगा। मेरा रिसर्च बेसिकली एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू, एज आई सेड, जो हमारे रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, तो इंक्लूडिंग माइक्रोब्स एंड बेसिकली द पौधे, उनमें से हम लोगों को कितना मिल सकता है, क्या मिल सकता है। मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते, मेडिसिन में हो सकता है, कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं, कुछ जूस बना सकते हैं। और सिर्फ बना देने से नहीं होगा, उसको आपको एक मार्केट देना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या बेनिफिट्स मिलता है, उसको क्या बना सकते हैं, जिसको वैल्यू एडिशन बोलते हैं। आप मार्केट में आने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, और उसको मार्केट के साथ बोलना भी पड़ेगा, भाई आपके और एक अच्छा चीज है वो भी आप बेच सकते हो, आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ये सारे हम लोग कर रहे हैं विद कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट्स। जैसे कि हमारे साथ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी है जो इकोनॉमिक्स पे ऊपर काम करते हैं, आईआईटी खड़गपुर, तो मार्केटिंग देख रहे हैं। हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट है सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें देखते हैं, कैसे कि वो हम लोग एक चीज बाहर कुछ करना चाहेंगे तो नेचर से ले लेके तो नेचर में खत्म हो जाएगा वो प्लांट। इंस्टीड ऑफ दैट हम लोग उसको ग्रो करना है, लोगों को बोलना है कि इसकी खेती करो। उसके लिए भी हम लोग एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन डिवीजन चाहिए, उन लोगों के साथ भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। आप देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, अमूल वगैरह तो उसका प्रोडक्ट बना लेगा, बेनिफिट तो किसी को नहीं जाएगा, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो वीमेन ज्यादातर बनाते ही ये सब चीजें स्मॉल स्केल में, उन लोगों को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया, उन लोगों को सिखाया कि कैसे बनाते हैं, जूस कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये काम अभी चल रहा है? हाँ, अभी चल रहा है। एक प्रोजेक्ट हम लोग का खत्म हुआ है अभी। तो ये काइंड ऑफ एक एम्पावरिंग प्रोसेस भी है। एम्पावरिंग प्रोसेस है और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी है जी। तो आप रिसर्च में क्या कर रहे हैं, क्या किस चीज पे बेस्ड है आपकी रिसर्च? मेरा रिसर्च ये तीनों में ही है एक्चुअली।
जी मेरे प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट ओनली इन्वॉल्व इन लेबोरेटरीज, जी आई एम इन्वॉल्व इन मार्केटिंग थिंग्स, आई एम इन्वॉल्विंग इन दिस एक्सटेंशन एक्टिविटीज ऑल्सो. Okay. सो 3 एस्पेक्ट्स है मेरे रिसर्च का. लेबोरेटरी में वैल्यू एडिशन, तो आपका एक फ्रूट है, उसका न्यूट्रिशन देख के कुछ बनाना है, वो भी कर रहे हैं. साथ में जहाँ से लाए हैं उसमें उसका ग्रोथ हो, मतलब पौधे हम लोग उन लोगों को दे पाए, खेती हो, उसके लिए भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है. और मार्केट रिसर्च, उसको मार्केट में एक प्रोडक्ट डालेंगे तो उसका रिसर्च तो होना है, जी फिजिबिलिटी होगा कि नहीं, प्रोडक्शन होगा कि नहीं, तो मार्केट में जाएगा तो उसका एक्सेप्टेंस आएगा कि नहीं, वो भी देख रहे हैं. 3 एस्पेक्ट से हम लोग कोलैबोरेटिव वे में देख रहे हैं. तो पहले एक एक एक्सपेक्ट करके हम इसको एक्सप्लोर करते हैं. जी. तो पहला एक्सपेक्ट है लैब. लैब में आप अभी कौन से फ्रूट पे रिसर्च कर रहे हैं और उसके क्या फायदे? जैसे कि एक प्लांट है वाइल्ड एप्पल, जी वो नागालैंड में थोड़ा हाई रिक्सिस में, जो बर्फबारी नहीं होता है लेकिन ठंडा है, जैसे कि 25 डिग्री से 27 डिग्री में टेम्परेचर रहता है साल में ज़्यादातर समय. अच्छा उसमें एक ग्रोथ होते हैं, उसको वाइल्ड एप्पल बोलते हैं. साइंटिफिक नेम इज डॉसिनिया इंडिका. हाँ, दिस वन. उससे हम लोगों ने 9 प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं. 9 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग जूस, स्क्वाश, fruit concentrate, फ्रूट बार्स जो आते हैं. fruit bar, candies, pickles, jam, jellies. अच्छा And we have did some studies on market feasibility also. तो इस फ्रूट का क्या बेनिफिट है? Is fruit already the people, ethnic people take it as anti-diabetic? एथनिक पीपल ऑफ नागालैंड. Yeah. And in Meghalaya, मेघालय. there are around 50 एथनिक कम्युनिटीज है, जी तो उन लोगों का अलग अलग प्रिपरेशन है. वो पिकल्स भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं. एथनिक ग्रुप्स, जी एक एथनिक ग्रुप और दूसरा एथनिक ग्रुप अलग अलग से पिकल्स बनाते हैं. द बेनिफिट इज फ्रॉम द ट्रेडिशनल नॉलेज, दे एक्वायर द knowledge that it reduces blood glucose level अच्छा in diabetic patients. अच्छा It happens because what we have found, क्या मिला हम लोगों को कि विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसमें. अब विटामिन सी कंटेंट ज़्यादा होने से ऑटोमेटिकली एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी रहता ही है. इसमें विटामिन सी कंटेंट ज्यादा है क्या? आपका जो लाइम और लेमन आते हैं उनसे भी ज्यादा है? उनसे लगभग सेम है. अच्छा Besides that, there are some around 15 other molecules which are pharmacologically mentioned in pharmacopoeia. उसमें ये इसमें है. That means कॉम्बिनेशन में ये डायबिटीज को कम करने के लिए, डायबिटीज जैसा किसी को हो गया जेनेटिकली, 2-3 तरह का डायबिटीज है, जो एक जेनेटिकली होता है उसमें इंसुलिन होता ही नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा. लेकिन सपोज हम लोग शुगर बहुत खा रहे हैं, इंसुलिन का एक्टिविटीज कम हो गया है, ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करना है, इसके लिए ये फ्रूट जो केमिकल्स हम लोग को मिला ये काम में आएगा. तो हम लोगों का जो कैंडीज बनेगा, जो बन रहा है, उसमें ऐसा भी हो सकता है, सपोज एक अच्छा कंपनी का आपने चॉकलेट खाया, वो तो शुगर डायरेक्टली जाएगा, लेकिन हम लोगों का जो कैंडी होगा वो ग्लूकोज ब्लड में कम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम रखते हैं. तो इससे फॉर एन एग्जांपल जो आपने कैंडी की बात करी कि अगर शुगर क्रेविंग्स होती है, जैसे लोगों को जो बहुत ज्यादा शुगर खाते हैं उनको शुगर क्रेविंग्स होती है, हाँ. तो अगर किसी को शुगर क्रेविंग हो रही है तो वो इसकी कैंडी ले सकता है और वो आपकी शुगर क्रेविंग भी खत्म कर देगा और आपको उतना नुकसान भी नहीं होगा. हाँ, ऐसा हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि आप जब कैंडीज वगैरह बनाते हैं तो शुगर कोटिंग वगैरह होता है, जी तो वी आर मॉडिफाइंग इट विद सम अदर आयुर्वेदा रिलेटेड प्रोडक्ट्स. अच्छा. लाइक जस्टी मधु बोल के एक है, जी वो स्वीट टेस्ट होता है, अच्छा लेकिन आपका शुगर कंटेंट कम होता है. सिमिलरली हनी में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एक्चुअल शुगर कम होता है ऑल्दो इट इज मीठा, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है. तो हनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है? मतलब हनी खाने से शुगर उतना नहीं होता है Really? जितना
जितना आपको शुगर ये डायरेक्टली, ये आयुर्वेदा में लिखा है। हम लोगों मैंने इसको साइंटिफिकली नहीं देखा है, लेकिन अच्छा। इससे एस्टैब्लिश है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे क्योंकि हमने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं से काफी मुलाकात होती रहती है। हम्म। तो वो जो अपने पेशेंट्स को दवाई देते हैं उसमें से एक दवाई ऐसी है जो हर मतलब कि वो तो कई सारी भस्में मिला के देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट भस्में मिला के देते हैं, लेकिन वो आपको हनी के साथ लेनी है सुबह। हम्म। तो मैंने उनको पूछा कि आप इसको कह रहे हैं कि हनी के साथ लेनी है, अगर किसी को डायबिटीज है तो कह रहे फिर हम मना करते हैं कि नहीं इसको नहीं, हनी के साथ हनी लेना ऐसा नहीं है कि थोड़ा डायबिटीज बहुत ज्यादा है शुगर देंगे नहीं, कंपेयर टू रॉ शुगर कम है। It's देंगे। better. कंपेयर टू रॉ शुगर, शुगर जूस, ये क्या बोलते हैं, शुगर सिरप जी यूज करते हैं कैंडीज वगैरह में। इंस्टेड ऑफ दैट जस्ती मधु और थोड़ा हनी यूज कीजिए, कम होगा। ठीक है। एकदम तो एकदम जीरो नहीं हो जाएगा, लेकिन कम होगा। इट्स बेटर। It's better. ऐसा ऑप्शंस है हमारे पास। और दूसरा और एक हमारे प्लांट है जो कि रूट ट्यूबर ऑफ एन प्लांट, जी वो क्रीपर क्या बोलते हैं इसको, जो ग्राउंड में क्रीपर होते हैं, उसके जमीन के अंदर एक ट्यूबर होता है। तो हजारों साल से नागालैंड के पीपल लीवर कैंसर के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि एक प्लांट होता है जो जमीन के अंदर क्रीप करता है मतलब डालियां बनाता है, और वो जमीन के अंदर एक वो उगाता है फ्रूट काइंड ऑफ, फ्रूट नहीं, उसका एक राइजोम बोलते हैं। जो मतलब इट्स नॉड्यूल सा निकला हुआ होता है उसमें, और वो जो है नागालैंड के लोग उसको यूज कर रहे हैं लीवर कैंसर के लिए। लिवर कैंसर ट्रीटमेंट। हम लोगों ने लैब में लाके देखा, उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, 3-4 मॉलिक्यूल्स है। हम लोग को एक पेटेंट भी मिला उससे। प्रोटोपाइन बोल के एक मॉलिक्यूल है, which is actually known for एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। हमारे लैब में मैंने देखा कि वो हम लोग माउस में डायबिटीज बना के जब ये मॉलिक्यूल देते हैं, डायबिटीज भी कम होता है। तो हमारे लैब, we are the first person means lab to reporting that protopine, which molecule name is also having anti-diabetic effect। पहले तो एंटी कैंसर है ही, जो उन लोगों ने क्लेम कर रखा है हजारों साल से कि ये कैंसर में काम आता है, वो तो सही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल। प्रोटोपाइन ऑलरेडी एंटी कैंसर मॉलिक्यूल है, वो हमारे फार्माकोपिया में मौजूद है। वो हम लोगों ने उसके ट्यूबर में मिला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मॉलिक्यूल है उसका और अलग फंक्शन भी है क्या, तो हम लोगों ने देखा कि एंटी डायबिटिक फंक्शन भी है। माउस में डायबिटीज बनाते हैं तो उसको कम करने के लिए ये मॉलिक्यूल का आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो मुझे ये समझना है कि आप इतना यू आर गिविंग योर लाइफ इन दिस, तो डायबिटीज ही क्यों आपने चूज किया? Diabetes is third most killer disease. In India. Not in India, actually in many places, because it comes under एक बोलते हैं ना लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डायबिटीज का केसेस बहुत बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू WHO जो बोल रहे हैं, बाय 2030 550 million people will have diabetes in the world। टॉप 2 डिजीजेस कौन सी? हार्ट अटैक है, कैंसर है। अभी कैंसर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है कैंसर रिसर्च में, लेकिन उसका अभी भी आपको कैंसर हो जाता है, आपको मरना ही है। आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स है जो ठीक हो जाते हैं बिल्कुल, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर तो मतलब काफी कॉमन, मैंने सुना है कि काफी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कैंसर्स तो थोरेक्स वगैरह का भी कुछ है, लेकिन कुछ कैंसर से आपको कोई हाल अभी तक नहीं है। जैसे ल्यूकीमिया।
भी है जो कि ब्लड कैंसर भी कहते हैं जिसको, हाँ। उसका तो बोन मैरो अभी कैंसर तक कुछ नहीं है कुछ नहीं है। बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर स्टेम सेल्स, जो सेल सबको बनाते हैं उससे रिलेटेड है। लेकिन जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा कैंसर पे मुझे बात करनी है। जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, जो मदर के एम्ब्रियो से जो स्टेम सेल लेके प्रिजर्व किए जाते हैं, हम्म। अ, क्या आपको लगता है कि उसमें कुछ फ्यूचर है? When उसका it comes फ्यूचर to- जरूर है, एक दिन ना एक दिन तो जरूरत पड़ेगा। ह्यूमन सोसाइटीज को जरूरत पड़ना ही है। बिकॉज देखिए अभी एटलीस्ट तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी लीवर सिरोसिस केसेस है उसके लिए तो लीवर का ट्रांसप्लांटेशन में वो काम आएगा। लेकिन ओनली थिंग इज दैट एथिकल क्लियरेंस, most of the societies are not ready to accept those technologies because of some drawbacks. लेकिन इंडिया में तो यूज हो रहा है स्टेम सेल इंडिया टेक्नोलॉजी। हाँ, इंडिया में यूज हो रहा है, लेकिन उसका अभी भी कॉमन पीपल के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव, हाँ। कॉमन पीपल के लिए एक्सपेंसिव है। रिसर्च इज अंडरगॉन एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन टू रिड्यूस कॉस्ट। लेकिन जब बायोमेडिकल में हाँ हो रहा है। कैंसर की बात आती है, तो आपको लगता है कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कुछ यूज हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। When it comes to bone marrow and blood हाँ, cancer. ट्रांसप्लांट बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन तो होता है, उसमें काम जरूर आ सकता है। लेकिन these diseases now very difficult। हमारे होलिस्टिक एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर बहुत सारे सीजर्स होते हैं जो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए तो एक्चुअली लोग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बायोलॉजी में लेके आए। मतलब प्रेडिक्शन से लेके सब कुछ बायोलॉजी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपने फिजिक्स का आपको एक रॉकेट ऊपर डालना है, तो उसमें 3-4 वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स होंगे जैसे कि एक्सीलरेशन, उसका रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। लेकिन एक बायोलॉजी का प्रॉब्लम, एक सेल के अंदर क्या हो रहा है, आपको थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड वेरिएबल्स, 1.25 lakhs ऑफ प्रोटीन्स है एवरेज। वो एक के साथ इसका साथ इसके साथ इसके साथ क्या कर रहे हैं, it's a very difficult to predict. So that's why we need some algorithm which can think beyond our brain even. प्लस That's why. फास्टर हाँ, फास्ट and faster. इसमें ह्यूमन कंजम्पशन कम हो, हाँ, ताकि ह्यूमन कंजम्पशन बाकी चीजों में लग सके। ऐसा अभी जरूरत है। हमारे इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत दूर जाना भी है। थोड़ा डायबिटीज के बारे में बात करते हैं। हाँ, डायबिटीज अब मैं बता रहा हूँ जी कि थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जी। हमारे एक्चुअली चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। Really? I thought it was India. नो नो, अभी इंडिया बाईपास कर जाएगा, अच्छा। बाईपास कर जाएगा कि पॉपुलेशन भी हम लोग का ऊपर जा रहा है। लेकिन इंडिया का हालत बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना में तो ट्रीटमेंट मिल रहा है, जी। इंडिया में 50% लोगों को ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है, डिटेक्शन भी नहीं होता। उनका आंखों का प्रॉब्लम हो जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। नर्व एंडिंग्स का प्रॉब्लम होता है। हाँ, किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जब होते हैं तब पता चलता है कि वो डायबिटिक था। मेरे एक मेरी मित्र थी यूएस में, रशियन थी वो, एमडी पीएचडी कर रही है। तो यूएस में एक बहुत फेमस, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस कैंसर हॉस्पिटल है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा फिलहाल, टेक्सास मेडिकल सेंटर जो है वहाँ पे, स्टेट जो टेक्सास है वहाँ पर है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। खैर, तो वो वहाँ पे एज इंटर्न गई ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। वो मुझे वहाँ के किस्से बता रहे। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि पेशेंट्स आते हैं, व्हील चेयर पे है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है, वजन बहुत ज्यादा है, तो व्हील चेयर पे है और अकेले रहते हैं। तो व्हील चेयर से उठ के जितना सिर्फ जरूरी काम है उतना कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते, व्हील चेयर पे ही बैठे रहते हैं, तो कभी पैर नहीं देखे। और जब हॉस्पिटल पहली बार आए
और उनके जब पैर देखे तो पैर गले हुए, गैंग्रीन हो गए थे। बिल्कुल काले पड़े हुए हैं और गले हुए हैं, क्योंकि डायबिटीज इतना ज्यादा है। हम्म, कभी पैरों पे ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा होता है। और मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन। अब देखिए रशिया में ऐसा हो सकता है, तो थिंक अबाउट इंडिया में। यूएस में, ये तो यूएस की बात है। में क्या एमडी एंडरसन जो हॉस्पिटल है, एमडी एंडरसन, आपने शायद नाम सुना होगा, हाँ। वो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कैंसर हॉस्पिटल है, ये उसकी बात। तो होता है क्योंकि जेरिएट्रिक ट्रीटमेंट, जेरिएट्रिक मेडिसिन और अलग एक ब्रांचेस बहुत जरूरी अभी हो गया है। जी, हाउ टू मैनेज एल्डरली पीपल, उन लोगों का लोनलीनेस एक बहुत प्रॉब्लम है। मूवमेंट, दिस पर्सन वाज नॉट एल्डरली, दे आर इन देयर मिड 40s। सो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग कितना इजीली लेते हैं डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझते। डायग्नोसिस नहीं होता है, हाँ, सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके वजह से ऑर्गन सिस्टम में स्ट्रेस आ रहा है, स्पेशली मल्टी ऑर्गन जो फेलियर्स होते हैं लोगों में, इंडिया में भी, तो समहाउ डायबिटीज से पीड़ित है ये लोग। डायबिटीज 3 साल 5 साल 10 साल रहा होगा, उसके बाद ऑलरेडी ऑर्गन सिस्टम वीक है, अब कुछ हार्ट अटैक होता है, यह होता है, अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन फेलियर से लोग मर जाते हैं। दैट मीन्स वो ऑर्गन्स ऑलरेडी वीक था किसी कारणवश और पता नहीं था। अल्टीमेटली द पर्सन गोज फॉर मल्टी ऑर्गन डिजेबिलिटीज एंड दे सफर। जब डायबिटीज होती है किसी को, अगर वो मैनेज ना करें, क्योंकि डायबिटीज तो मैनेजेबल है, टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज मैनेजेबल है, लेकिन अगर किसी वजह से वो मैनेज ना करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स क्या आनी शुरू वो आंखों का, आपको? उसके बाद किडनी, ये दोनों तो ऑर्गन में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ना ही। और मैंने एक देखा है कि इफ इट इज नॉट ट्रीटेड वेल, ओवरऑल प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे कि फैटी लिवर, ये सब भी एसोसिएटेड है। अभी मैंने रिसर्च देखा नहीं है कि देयर इज कोरिलेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, बट डायबिटीज होने से साइमल्टेनियसली बहुत सारे ऐसे एडिशनल डिजीजेस देखा गया है। आपका ये मानना है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि लॉट ऑफ डिजीजेज जो हमें पता नहीं है वो इंटरलिंक्ड है डायबिटीज। इंटरलिंक्ड और मेन कॉज है लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, नॉट एक्सरसाइजिंग। हाँ, और डायबिटीज रिसर्च मैंने क्यों लिया जी, इसका एक आंसर तो ये है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। दे आर, उनको डायबिटीज है लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, उन लोग खुद को भी पता नहीं चल रहा है कि डायबिटीज है। कुछ हो जाता है, किडनी में प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, आंखों में देखना कम हो जाता है, तब जाके वो डॉक्टर पहुंचते हैं, तब जाके पता चलता है कि डायबिटिक था। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि हम लोगों के आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे मेथड्स ये रखे हैं कि आप डेली फॉलो करोगे तो डायबिटीज नहीं होगा, ये काढ़ा लोगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। सो हमारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारे पास है, था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो हम लोग भूल चुके हैं। Ayurveda already has given solutions in terms of some plants जो हम लोगों ने लैब लेके आए और उनमें से हम लोग देख रहे हैं कि एंटी डायबिटिक मॉलिक्यूल्स है कि नहीं जी। और रियली जो आयुर्वेदा में बोला गया है उसको क्वेश्चन तो नहीं कर रहे, लेकिन उसको कैसे हम लोग हमारे डे टू डे यूज में कर सकते हैं। साथ में ऑलरेडी हमारे प्लांट्स में से 2-4 मॉलिक्यूल मिल जाता है तो वी कैन एक्चुअली टक्कर दे सकते हैं अदर कंट्रीज को जो ऑलरेडी इनटू मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स फॉर डायबिटीज। जैसे कि आपने सुना होगा मैटफॉर्मिन बोल के एक ड्रग यूज करते हैं, एक एक्राबोज है, इंसुलिन भी है। जी। 3 डिफरेंट पाथवे से एक्चुअली
हम लोगों का डायबिटीज होता है। जी एक तो आपको इंसुलिन सिक्रेट करना बंद कर देते हैं बॉडी में, इन दूसरे में इंसुलिन होता है लेकिन कम काम करते हैं, और तो और एक है जो ब्लड से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाता है, वो ब्लड में घूमते रहते हैं। तो इन तीनों का इलाज एक साथ करने के लिए हम लोग मल्टीपल प्लांट्स यूज कर सकते हैं। वो सोल्यूशन ऑलरेडी आयुर्वेदा में दिया हुआ है, जो सिर्फ- एलोपैथिक में नहीं है। सिर्फ एक मेडिसिन बना। यस, आयुर्वेदा में क्या होता है, फॉर्मुलेशन है ना ज्यादातर। जी तो आपको 10 12 15 प्लांट के, कुछ का लीफ, कुछ एक का फ्लावर, एक का रूट मिला के बनाते हैं, मतलब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मेनी थिंग्स, विच इज बेटर। और आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिफरेबल क्यों है, ऑलरेडी टेस्टेड है ना, 1000 ईयर से लोग उसको यूज कर रहे हैं, मरे तो नहीं है लोग, तो ऑलरेडी ये टेस्टेड है। हम लोग को उसके लिए एथिकल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड इट कि आयुर्वेदा इज एग्जिस्टिंग लाइक चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। लेकिन मेरा सवाल ये है, टेस्टेड है, वी हैव आयुर्वेदा स्कूल आल्सो इन इंडिया, बहुत सारे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, जिन ट्रेडिशनल मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये जो वाइल्ड है जिसकी आप रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये डॉक्यूमेंटेड है? ये डॉक्यूमेंटेड, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है डॉक्यूमेंटेड नहीं था जी हम लोग अभी डॉक्यूमेंटेड किए हैं, वी हैव अच्छा। गॉट पब्लिकेशंस। वो ट्रेडिशनल नॉलेज बन के ही था। लेकिन आयुर्वेदा का मैं बात बता रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हैं कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, जी कैसे देखेंगे? आयुर्वेदा पहले तो ऑथेंटिक था, दैट वाज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम लोग एक, सपोज 7+ बनाते हैं, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि आंवला कहाँ से लोगे आप, उसमें लिखा हुआ है कि हिमालय फूड हिल से, संस्कृत में श्लोक है कि हिमालयन फूड हिल से आंवला लेना है, उसी आंवला में वो मॉलिक्यूल्स रहते हैं। आप जाके बिहार से लेंगे, नहीं तो आप आंध्र प्रदेश से लेंगे आंवला, उसमें वो मॉलिक्यूल्स नहीं रहते हैं। मेरा डाउट इसलिए है, एंड डाउट नहीं है, मेरे हिसाब से मुझे इस पे और ज्यादा बात इसलिए करनी है क्योंकि जब हम बोलते हैं टेस्टेड एंड ट्राइड या ट्राइड एंड टेस्टेड, तब वो शायद इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी आएंगे, वो भी अपनी रिसर्च करेंगे और उनको शायद और बेटर चीजें मिले और एनहांसमेंट्स मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली ट्रीटमेंट्स में, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर। तो जब आप ये आंवला की बात कर रहे हैं कि संस्कृत में श्लोक लिखा है कि आंवला एक स्पेसिफिक लोकेशन से ही लेना है, डू यू थिंक दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड? इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। लेकिन हम लोगों का एक भी ये भी देखना पड़ेगा, जब हम लोग का लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, हमेशा हम लोगों को हिमाचल प्रदेश से नहीं भी मिल सकता है, सिक्किम से नहीं भी मिल सकता है, तब हम लोग को दूसरे जगह जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ऐसा कल्टीवेशन करना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल्स वहाँ भी प्रेजेंट हो और ये क्वालिटी चेक होना पड़ेगा। अभी 10-15 साल से एक रेजिम आया है हमारे इंडिया में भी, जो एक्चुअली दिस चेकिंग्स आर बीइंग डन। एक्चुअली जो भी 7+ वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, all are tested in different levels. We have regulations. The thing is, the regulations जितना हमारे यहाँ है वो यूएस की तरह स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? ये हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर ही है। जैसे कि आपने बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रिंजेंट आप मैकेनिज्म लगा दिए, क्या हमारे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स, स्मॉल स्केल फार्मर्स वो मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं? इतना इकोनॉमिकली वो लोग है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली देयर आर इन फार्माकोपिया बोल के एक बुक होते हैं, जो भी आप फॉर्मुलेशन बनाते हैं, उसमें आपका मेथड्स लिखा हुआ होता है कि क्या क्या टेस्ट करना है। वो मिनिमम टेस्ट आप कर लेते हो तो ये टेस्टेड माना जाता है,
ज़्यादातर जो जितने भी अवेलेबल है हमारे यहाँ जो आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स, वो मिनिमम जो उसका क्वालिटी है वो ठीक तो होता है। अब एफिकेसी, अब उसको ऑब्वियसली एलोपैथिक ड्रग एक प्योर फॉर्म में आता है। जी। सपोज उसको 1 घंटे में काम करना है, वो एलोपैथिक दवा लेना ही होगा। आयुर्वेदा सिनेर्जिस्टिक इफेक्ट होता है और धीरे काम करते हैं। आयुर्वेदा आपको एक झटके में काम करने के लिए बोल नहीं सकते। आयुर्वेदा इज ऑलवेज रिलेटेड विथ लाइफस्टाइल, और आयुर्वेदा जब मेडिसिन लेंगे आपके साथ में हो सकता है कि योगा भी करना, आपको कुछ चीजें सुबह उठ के इनहेलेशन कुछ ऐसा भी करना पड़े। ईटिंग हैबिट्स चेंज हाँ, करना। क्योंकि ये हॉलिस्टिक अप्रोच है। एलोपैथिक डायरेक्टेड एफर्ट्स है, डायरेक्टेड मेडिसिन है कि इस सेल में ये काम करेगा, डायरेक्टली वहीं पे हम लोग टारगेट करेंगे। हम लोग देखेंगे नहीं कि उसके करते हुए कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हो गए कि नहीं। हम लोग का एम रहेगा कि लोगों को बचाना है। लेकिन आयुर्वेदा का क्या होगा कि लोगों को बचाना भी है, साथ में नुकसान भी मत करना है। सो दोनों अलग तरह का ट्रीटमेंट। जिन आयुर्वेद डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का पहला सिद्धांत ये है कि आप हेल्दी जीवन कैसे जिए। दैट इज द थिंग। तो वही आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि बचाना तो है ही, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी देना है। हाँ। सो दैट्स मोस्ट So इम्पोर्टेंट। Ayurveda always can be and actually helping hand जी। for other methods of treatment. ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक लेंगे तो आयुर्वेदा का सोचेंगे ही नहीं, आयुर्वेदा लेंगे तो एलोपैथिक का सोचेंगे नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है। लाइफस्टाइल आपको ठीक रखना है, एलोपैथिक जरूरी है, और आयुर्वेदा भी आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ जो ट्रेडिशनल मेथड्स है नॉर्थ ईस्ट में, 254 रजिस्टर्ड कम्युनिटीज है। जी। हर एक कम्युनिटी का ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत सारे हैं। उनमें से हम लोग वो रिसोर्सेस ले आके देखना चाहते हैं कि सही में टेस्टेड, और ये अगर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं कि टेस्टेड होगा कि नहीं, हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, ऑथेंटिसिटी देखते हैं, एफिकेसी देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि यस ये इसमें है। आयुर्वेदा के बारे में हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल मेथड्स में हम लोग करते हैं कुछ और इवैल्यूएट होते हैं, तो उसको हम लोग पब्लिश करते हैं कि भाई ये नागालैंड में ये कम्युनिटी ये यूज करे, इट्स वेरी गुड। उसका प्रोस्पेक्ट है, आप ड्रग भी बना सकते हो, मॉलिक्यूल आइसोलेट करके एलोपैथिक ड्रग भी बना सकते हैं। हम लोग यहाँ तक जाते हैं, और साथ में एक मॉलिक्यूल अपने मार्केट में डाल दिया कि ये बहुत काम है, लेकिन उसको फॉर्मुलेशन कैसे बनाएंगे, उसका मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या होगा, कॉम्पिटिटर्स मेटफॉर्मिन के साथ, एकार्बोस के साथ, इंसुलिन के साथ उसको कंपटीशन, ऑन व्हाट बेसिस वी विल कम्पीट, साइड इफेक्ट्स कम होगा, नहीं तो कुछ होगा, ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा, साइंटिफिकली प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमारे लैब में हुआ। तो ये तो बात हुई आपकी रिसर्च की और आपके विजन की। अब मेरे को थोड़ा सा ये समझना है कि इसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है। जब आपके पास रिसोर्सेज है, जी। मैं एक बेम्बो का उदाहरण देना चाहता हूँ। जी। हमारे नॉर्थ ईस्ट में करीब 50 स्पीसीज ऑफ बेम्बोस मिलते हैं। अभी आप विजिट करेंगे, जिस जगह पे आज आपने बेम्बो देखा, 2 साल बाद आएंगे तो उस जगह पे बेम्बो नहीं हो, क्योंकि लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारे रिसोर्सेज हमको क्या दे सकते हैं। क्या होता है, आपने देखा कि बेम्बोस दिल्ली जा रहे हैं, एक बंदे के पास 2 एकड़ जमीन में सिर्फ बेम्बो है, काट के खत्म करके बेच दिया, पैसा लेके कुछ घर बना लिया, कुछ करा लिया। ये बंदा ये नहीं सोच पा रहा है कि उसको हम लोग फिर से उगाने के लिए 2 साल दे देंगे तो उतना ही पैसा 2 साल बाद उसको फिर से मिलेगा। ये अवेयरनेस नहीं है। द सेम थिंग हैपनिंग हियर फॉर ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। हमारे रिसोर्सेज जो गायब हो रहे हैं यहाँ से, इसका कारण यही है कि उन लोगों को एक्चुअल बेनिफिट पता नहीं है। एक्चुअल बेनिफिट इन द सेंस कि इसमें इकोनॉमी आपको इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट दे सकते हैं, वो उनके दिमाग में आया नहीं है। वी हैव टू अवेयर देम, वी हैव टू एट द सेम टाइम। वो बोलेंगे कि मेरे जंगल में 2 एकड़ में बम्बूस पड़े हुए हैं, क्या करूंगा मैं, मेरे को मार्केट चाहिए। तो वो भी एक
क्वेश्चन आ गया कि मार्केट कहाँ पे होगा। तो हर एक मैकेनिज्म में एक साइकिल में चलेगा, उसमें एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर्स, सोशल वर्कर्स, एक्सटेंशन ऑफिसर्स, लॉ इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स, देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर्स लाइक ब्यूरोक्रेट्स, ऑल सब लोग मिलके एक इकोसिस्टम में काम करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ये सब सक्सेस होंगे ही होंगे, बिकॉज we are actually fighting with our neighbors who are really into all those things in a much bigger way. मुझे थोड़ा सा आपके ये जो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने इस वाइल्ड एप्पल से बनाए हैं, तो हम इसके मार्केट प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे थे। आपने मुझे बताया कि आपने थोड़ी सी मार्केट रिसर्च भी करी है इसके ऊपर कि डिमांड क्या है। तो अभी जो आपने ये एंटी डायबिटीज कहेंगे उसको जो प्रोडक्ट बनाया है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट इंक्लूडेड है इसमें? सपोज मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये एक फूड बार है, फूड बार। एक्चुअली इसमें वो मॉलिक्यूल्स भी है जो हम लोगों ने प्रोटोपाइन बोल के बोला है, फ्लोरिजिन बोल के बोला है, along with another 13 molecules already have. So in the pharmacopoeia or in the chemical databases, they are pharmacologically known as antidiabetic. अच्छा, और ये Plus जो बात उस ये वाइल्ड एप्पल से बना वाइल्ड एप्पल से बना है, उसका फ्रूट का एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। पल्प बोलते हैं जो छिलका और उसका सीड्स के बीच में होता है, उसको हम लोग बॉईल करके एक्सट्रैक्ट बना के ये हम लोग एक ओवन में उसको ड्राई करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कम कर देते हैं, 2-3 में ऐसे बन जाता है। ऐसे हम लोगों ने कुछ नहीं डाला है कि टेस्ट इज वेरी यूनिक। जितने भी हम लोगों ने सर्वे किया, टेस्ट बोल रहे हैं कि ये कहाँ से मिला आपको, कैसे मिला, कौन सी चीज है ये। तो वाइल्ड एप्पल जिसके घर में है वही हम लोग उसको देखे बोल रहे हैं कि वो पूछो कि ये क्या है, उनको पता ही नहीं है। तो इसका जो वैल्यू हम लोग बढ़ाया है, लोगों को एवर ही नहीं है कि वाइल्ड एप्पल से ऐसा बन सकता है, आप मार्केट में इसको बेच सकते हो और आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा है। लेकिन सपोज ये मैंने प्रोड्यूस कर दिया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रो, गौरी एग्रो बोल के है एक, उसका नाम ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, ही इज आवर पार्टनर ओनली। दे हैव प्रिपेयर्ड इट, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ उसको आप मार्केट में ले जाने के लिए we'll have to compete with all other good brands. हम लोग जब सर्वे किया तो लोग बोल रहे कि ठीक है ये बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सी ब्रांड? ये सोचेंगे कि आपको 2-3 अदर ब्रांड दे दिया गया तो पीपल्स प्रेफरेंस इज लाइक वो जो एस्टेब्लिश ब्रांड है उन लोगों को लेना पसंद करेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा है, अब खाएंगे भी, अवेलेबल है तो ले लेंगे, लेकिन मार्केट से, सुपरमार्केट से खरीदने के लिए या डिपार्टमेंटल स्टोर से सब खरीदेंगे वो लोग, वो एक्चुअल जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स है उन लोगों से लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद नॉर्थ ईस्ट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी मेरे आने के बाद मैंने जितना भी इंडिया अभी तक देखा, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी हॉलिस्टिक अप्रोच को लेके लोग काफी अवेयर हो गए, और लोग अब हर जगह नहीं है, लेकिन वो एक अवेयरनेस है कि लोग इंडियन मेड खरीदना चाहते, जो यस, दैट कॉन्सेप्ट हैज रियली स्टार्टेड नाउ। यस, अर्लियर आप देखिए 10-12 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन सिचुएशन इज मच बेटर नाउ। होपफुली इन अनदर 5 years जब हम लोग एक्चुअली क्वालिटी मेंटेन करके पैकेजिंग एक्सेट्रा वो लेवल तक ले जाएंगे, तब हमारे सीधे भी एक्सेप्टेड होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, इसका अचार भी बनाया है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट भी है, जूस भी बनाया है, और ये आपका कैंडीज है, ये आपका हेल्थ ड्रिंक है, ये फर्मेंटेशन के बाद आता है। मतलब माइक्रोब्स डाल के इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। वो जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसको एक्चुअली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग थोड़ा करते हैं,
जैसे उसको चर्न करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। उसके बाद ये जो सोल्यूशन है, जी। दिस एक्चुअली द ट्रेडिशनल पीपल यूज करते हैं एज एंटी डायबिटिक। किसी को डायबिटीज है तो वो ये डायरेक्टली लेते हैं, सुबह एक ग्लास थोड़ा सा लिया, शाम को एक ग्लास थोड़ा सा लिया, ऐसे ट्रीटमेंट के हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। बेटर देन करेले का जूस। केरले का जूस से बहुत अच्छा, इसका कंटेंट एटलीस्ट 2-3% है अभी, उसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एनी गिविंग एनी शुगर सिरप और समथिंग। वी हैव प्रिपेयर्ड। ये एक मीठा अचार बोलते हैं जो बहुत पॉपुलर है मतलब असम बंगाल में। अच्छा। ये बहुत अच्छा है। ये हम लोगों ने जैम बनाया है और जेली भी बनाया है। हम लोग एक्चुअली ब्लेंडिंग करके भी देखा है। अच्छा। हमारे यहाँ गुआवा होता है जी। गुआवा एक्सट्रैक्ट के साथ हम लोगों ने वाइल्ड एप्पल एक्सट्रैक्ट मिक्स किया है। अच्छा। टेस्ट इज यूनिक ना। और ये कोई भी चीज जितनी भी आपने बनाई है इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। कोई भी प्रिजर्वेटिव अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं है। सो दिस इज प्योरली दिस एक्सट्रैक्ट, इसका एक्सट्रैक्ट है हाँ। या फिर कुछ चीजों में जैसे आपने बताया गुआवा डाला हुआ है। हाँ, गुआवा मिक्सिंग है, ब्लेंडिंग बोलते हैं उसका, प्रिजर्वेटिव नहीं है। कुछ भी हमने आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है। द रीजन बीइंग, ये जो वाइल्ड एप्पल है वो जंगल से आए हैं, नागालैंड से आए हैं, जो एक्चुअली हर एक जंगल में मिलता है। ये ऑर्गेनिक है, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट भी बन रहा है वो डिटोरेट नहीं हो रहा है। सपोज आप नॉर्मल एप्पल हमारे कहीं से खरीदेंगे, हो सकता है उनमें से आपका एंटी पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे वगैरह दिया हुआ है, वो वहां से आप बनाएंगे ना, उसमें फंगस लग रहा है। बिकॉज ऑफ द दोस जो स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, जो उन लोगों का नेचुरल प्रोटेक्शन है, नेचुरली जो सीक्रेट होता है टू प्रोटेक्ट दिस फ्रूट, वो नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से कुछ केमिकल्स ऑलरेडी नहीं है और उसके वजह से वो चीजें खराब भी जल्दी हो जाती है। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट मुझे जितना अभी तक समझ आया कि आपने ये काफी सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और अभी आपका मेरे ख्याल में एक अपकमिंग कॉन्फ्रेंस भी है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि, और उसमें काफी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं और आपका प्रोस्पेक्ट ये है कि आप इसको मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने काफी मार्केट सर्वे किया है ये जानने के लिए कि इसकी डिमांड क्या रहती है और शायद आपको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है डिमांड के लिए। Yes, we are organizing one international biomanufacturing summit जी। with the help of a diaspora, a society जी। called as Northeast India Scientific and Entrepreneurial Diaspora. Means that diaspora is constituted by the people who have gone from northeastern part of this beautiful country. They have established their business in other parts of the country like South Africa, US, Europe, other parts of the world, and Australia, New Zealand, etc. So they are coming together. अब जो जनवरी में जो कॉन्फ्रेंस है, जो जनवरी में हम लोग का इंटरनेशनल बायो मैन्युफैक्चरिंग समिट है। So in that summit only the CEOs will not be there. We have engaged academia, we have engaged government officials, we have engaged industry, we have engaged entrepreneurs, and our aim is to create a ecosystem, contribute towards the ecosystem, जिसमें लोग आके बैठे, डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम, किसके साथ क्या प्रॉब्लम होता है, फ्रैंकली, एंड हेल्प ईच अदर टू अचीव द गोल्स। गोल क्या है? हमारे यहाँ जितना भी रिसोर्सेस है, बहुत सारे स्टार्टअप ने यहाँ पे स्टार्टअप शुरू किया है। नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने देखा, मैं हैदराबाद में भी काम किया था, मैं बेंगलोर में भी था, मैं आप महाराष्ट्र में भी काम कर चुका हूँ। वहां पे स्टार्टअप करेंगे तो उतना स्ट्रगल नहीं होता है। क्यों? देयर आर वेरियस रीजंस। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक है रीजन, और दूसरी बात एक्सपोजर, वहां पे एक्सपोजर बैठे। हाँ, थर्ड इज लॉजिस्टिक सपोर्ट।
ट्रांसपोर्टेशन ट्रक कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ लाना है, यहाँ तो जामनगर से मुंबई लाना है, और अलग बात होता है. Moreover, social, moreover, political reasons are always there. Besides that, climatic conditions and the geopolitical conditions are always there. जी. So our startups are actually struggling. So with this summit, we want to actually really देखना चाहते हैं कि ये जो हम लोग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, around 50 startups we are bringing. We will discuss with them कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, जी. किस लिए हम लोग सब लोग डिस्कस करेंगे और विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन. उसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि जो कि बाहर ऑलरेडी लोग हैं वो कुछ सपोर्ट कर सकते हैं हमारे स्टार्टअप्स In terms of exposure, in terms of in finance, terms of knowledge also, Yeah. in terms of some strategy. strategy, any other things. थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड. अगर आज आपने इस एपिसोड से कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब द संडे मंडे शो, और आपके जो भी सजेशन हैं हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग.